Hello everyone, I am Sapna Salar, Assistant Professor, Rajkumar Goyal Institute of Technology, Pharmacy, Ghaziabad. In today's video, I will be taking up the different detectors which are used for measuring the radioactivity in our precursor compound or in our labeled chemical compounds in the biogenetic pathways. So, let us start. So, there are different methods of detection. First, we will just see how how we have reached to this point. The first step in our radio tracer study was the selection of a suitable isotope. In the previous lecture, I had told you that first step in the radio tracer study is the selection of a suitable isotope. ठीक है, किस तरह से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक आइसोटोप को, स्टेबल आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह का आइसोटोप हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं, कौन से ऐसे बेसिस हैं जिन पर बेस्ड हम अपने आइसोटोप को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो उसमें या तो हम रेडियो आइसोटोप सिलेक्ट करते हैं या हम स्टेबल आइसोटोप सिलेक्ट करते हैं. और जब हम आइसोटोप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि उस आइसोटोप के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, जो जिससे कि हमारी जो बायोसिंथेटिक पाथवे की जो स्टडी है वो स्मूथली हम उसको कैरी आउट कर सकें. ठीक है, तो ये तो हो गया, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप था हमारा सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल रेडियो आइसोटोप, सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल आइसोटोप और वी कैन से सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल रेडियो आइसोटोप, राइट. देन सेकेंड हमारा था कि प्रिपरेशन ऑफ अ लेबल्ड कंपाउंड. किसी कंपाउंड को हम किसी केमिकल सब्सटेंस को या प्रिकर्सर को किस तरह से उसकी लेबलिंग करते हैं, मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किस तरह से उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि हम अपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, रेडियो आइसोटोप को हम इंसर्ट कर सकें अपने प्रिकर्सर कंपाउंड के अंदर. ठीक है, प्रिकर्सर ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है प्रिकर्सर जो जिससे कि हमारा जो बायोजेनेटिक पाथवे है वो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो प्रिकर्सर से लेके एंड प्रोडक्ट तक, मतलब एंड मेटाबोलाइट जो बन रहा है उसमें ये जो हमारा लेबल्ड कंपाउंड है वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी हर इंटरमीडिएट में, जितने भी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होंगे सबके अंदर वो रेडियो एक्टिविटी हमको दिखाई देगी. और जब हम फाइनली अपने फाइनल प्रोडक्ट को या फाइनल हमारा जो मेटाबोलाइट बना है उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और आइसोलेट करेंगे उसको, तो उसके जितने भी इंटरमीडिएट्स इन द मिडल बने हैं उस बायोजेनेटिक पाथवे को फॉलो करते हुए जितने भी इंटरमीडिएट्स बने हैं उसके अंदर, सब के अंदर हमको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी. तो इस तरह से हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. और थर्ड स्टेप था हमारा कि हमारा रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस तो बन गया. ठीक है, इट हैज़ नाउ बीन प्रिपेयर्ड. अब उसको इंट्रोड्यूस कैसे करें प्लांट के अंदर, रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड हमारा बन गया. नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंट मेथड्स हाउ टू इंट्रोड्यूस दैट लेबल्ड कंपाउंड इनटू द स्पेसिफिक प्लांट पार्ट. तो अलग अलग प्लांट पार्ट्स के अंदर हम अपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस को इंसर्ट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फीड कर सकते हैं. ओके, सो किस तरह से फीड कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि स्प्रेइंग मेथड होता है या रूट एंड फीडिंग मेथड होता है, या हमारा आइसोलेटेड ऑर्गन्स जैसे कि रूट पीसेस ऑफ रूट्स हैं उनको हम अपने कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, उसको रेडियो एक्टिव सोल्यूशन के अंदर एक्सपोज करके इस तरह से आइसोलेटेड ऑर्गन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं लेबल्ड एक्टिव कंपाउंड इंट्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो स्प्रेइंग मेथड हो सकता है, रूट एंड फीडिंग मेथड हो सकता है, फिर विक मेथड होता है. ओके, सो ये सब मेथड्स जो हैं इनको यूज़ करते हुए हम अपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड को अपने पर्टिकुलर प्लांट पार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे. और जब उसको इंट्रोड्यूस हम करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वी विल जस्ट लीव इट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड
सो दैट उसके अंदर जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनने हैं, ओके, जितना जो बायोसिंथेटिक पाथवे हम स्टडी कर रहे हैं वो बायोसिंथेटिक पाथवे जो है फॉलो करके वो जितने भी इंटरमीडिएट्स उसके अंदर बनने हैं, जो भी मेटाबोलाइट बनना है वो बन जाए। उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखते हैं और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम उस पर्टिकुलर मेटाबोलाइट को, जो फाइनल मेटाबोलाइट, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। स्पेसिफिक जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर सूटेबल एक्सट्रैक्शन मेथड से, आइसोलेशन मेथड से हम अपने कंपाउंड को, अपने मेटाबोलाइट को आइसोलेट कर लेते हैं और उसके अंदर फिर अब हमने उसको आइसोलेट कर लिया, ठीक है। द कंपाउंड, द रेडियोएक्टिव कंपाउंड इज विद अस, द मेटाबोलाइट विच इज कंटेनिंग रेडियोएक्टिविटी, ओके, रेडियोएक्टिव आइसोटोप उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अब मेथड क्या होना चाहिए उसको डिटेक्ट करने का? उसको हम ऐसे तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को ऐसे उसके अंदर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए और मेजर करने के लिए, पहला डिटेक्शन और दूसरा उसकी मेजरमेंट। तो उसको डिटेक्ट और मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, वो मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगी। सो मेथड्स ऑफ डिटेक्शन, there are three main methods of detection of a radioactive of detecting a radioisotope in our metabolite. Okay, first is this one Geiger-Müller counter, second one is liquid scintillator, and the third one we have is autoradiography. Okay, so there are three main methods. First one is the Geiger-Müller counter, second liquid scintillator counter, एंड द थर्ड वन इज ऑटो रेडियोग्राफी। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं गीगर मूलर काउंटर क्या होता है। देखिए ये तीनों मेथड्स जो हैं ये रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं, और जो ऑटो रेडियोग्राफी एक मेथड आपको मैंने बताया, वो पर्टिकुलर मेथड जो है वो ये भी डिटेक्ट करेगा कि हमारे प्लांट पार्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर रेडियो एक्टिविटी देखी जा रही है, ओके, कहाँ कहाँ पर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, रेडियो आइसोटोप हमारा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, विच पर्टिकुलर पोर्शन में, कौन से पर्टिकुलर पोर्शन में रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस गीगर-मूलर काउंटर। सो इस गीगर-मूलर काउंटर का ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दिस डायग्राम इट हैज़ अ मेटालिक सिलेंडर, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ अ मेटालिक सिलेंडर। इस मेटालिक सिलेंडर के अंदर ये आप एक ब्लू कलर की रॉड देख रहे हैं, दिस इज़ अ ट्यूब, अ ब्लू ट्यूब, ठीक है। सो क्योंकि ये मेटालिक सिलेंडर है, दिस विल एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है, तो ये एज अ कैथोड एक्ट करेगा, और जो ये अंदर आप ब्लू ट्यूब देख रहे हैं दिस इज द एनोड, ओके। सो दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड। और इस ट्यूब, इस सिलेंडर के अंदर, इस मेटालिक सिलेंडर के अंदर कोई भी जो है हमारी इनर्ट गैस फिल्ड है, इसके अंदर इनर्ट गैस भरी हुई है, जैसे कि आर्गॉन या नियॉन, ठीक है। तो एक इनर्ट गैस इसके अंदर फिल्ड है, और जो हमारा रेडियोएक्टिव लेबल्ड कंपाउंड जो हमने आइसोलेट किया है मेटाबोलाइट, उसमें अगर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, ठीक है, इफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो आइसोटोप अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जब हम उस मटेरियल को, अपने उस केमिकल सब्सटेंस को इस मेटालिक सिलेंडर पर एक्सपोज करेंगे, तो क्या होगा, उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, आयोनाइजिंग रेडिएशंस उसमें से निकलेंगी। आपको मैंने बताया था मेनली बीटा रेज एमिट करते हैं रेडियो आइसोटोप्स, ये कार्बन और हाइड्रोजन क्योंकि हम यूज़ करते हैं, तो दे मेनली एमिट बीटा रेज, ओके। तो बीटा रेज जब एमिट होंगी यहाँ पर, तो वो रेडिएशंस जो हैं यहाँ पर, जो गैस इसमें फिल्ड है, आपकी इनर्ट गैस जो फिल्ड है, वो इनर्ट गैस जो है आयोनाइज हो जाएगी, ओके। तो आयोनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि आर्गॉन, सपोज आर्गॉन इज फिल्ड हेयर, तो आर्गॉन के पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सो दीज आर्गॉन, पॉजिटिव आयंस of argon, it will move towards the cathode, okay, cathode which is a negatively charged and the anode which is positively charged. तो हमारे जो electrons हैं they will move towards the anode, and the argon positive ions they will move towards the cathode, okay.
सो इन आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारे ये आयंस जो हमारी गैस है, हमारी जो इनर्ट गैस है वो आयोनाइज हो चुकी है और पॉजिटिव आर्गॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो इन आयंस की मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पर जनरेट होगी। ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है यहाँ पर इस पूरे सेटअप आप देख सकते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सिग्नल की फॉर्म में यहाँ पर हमको मिल जाएगी। और जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हुई है वो ये हमारा काउंटर जो है गीगर मूलर काउंटर, ये इसको डिटेक्ट करेगा, इसको मेजर करेगा एंड जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट इन आवर केमिकल कंपाउंड। ठीक है, जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई है उसका मेजर जो है दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट in our chemical compound, in our metabolite which we have used here. Agar in case if at all radioactivity is present in our compound. So this is about the Geiger-Müller counter. Next is the liquid scintillator counter. ये लिक्विड सिंटिलेटर काउंटर क्या होता है? सिंटिलेशन, लिक्विड सिंटिलेटर का मतलब सिंटिलेशंस क्या होते हैं? सिंटिलेशन इज नथिंग बट ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, एक ल्यूमिनेसेंस क्रिएट होती है। ये सिंटिलेटर एक सब्सटेंस होता है, जैसे कि जिंक सल्फाइड इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, जिंक सल्फाइड इज अ सिंटिलेशन सब्सटेंस या ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करता है ये। तो इस सिंटिलेटर सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाता है हमारे जो हमारा केमिकल कंपाउंड हमने आइसोलेट किया है, जो मेटाबोलाइट आइसोलेट किया है उसके अंदर इसको डिज़ोल्व किया जाता है। See, scintillations are produced by a scintillation counter or scintillation detector when the scintillator material produces scintillations. Okay. तो जो हमारा scintillator detector है ये scintillations produce करेगा जब हमारा scintillator material जो है वो scintillations produce करेगा। Scintillations का मतलब मैंने आपको बताया ल्यूमिनेसेंस, एक तरह की ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करता है। सो दीज आर डिटेक्टेड, द scintillation डिटेक्टर इज कनेक्टेड टू अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है ये डिटेक्टर एंड सो दैट देर इज़ अ हाई एफिशिएंसी ट्रांसफर ऑफ लाइट फोटॉन्स टू द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, तो लाइट की फॉर्म में ये ल्यूमिनेसेंस क्रिएट होगी, लाइट क्रिएट होगी। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस क्रिएट होगी और ये जो है ये ट्रेवल करेगी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पर। अब ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है इसको डिटेक्ट करेगी और इसको एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करेगी। द scintillation material possesses a luminescent property which is stimulated by ionizing radiation. Next, a scintillation medium consists of an organic solution, an organic solvent and a fluorescent solute. ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमारा जो हमारा मेटाबोलाइट है दैट इज डिजॉल्व। ठीक है, जो हमारा मेटाबोलाइट है, जो हमारा जो हमने आइसोलेट किया है मेटाबोलाइट, वो हमारे इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व है और जो ये फ्लोरेसेंट सोल्यूट है जो कि एज अ सिंटिलेटर एक्ट कर रहा है, ये भी हमने इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, सो दिस सॉल्यूशन कंटेन्स आवर chemical compound, our metabolite which we have isolated, which is containing radioactivity, रेडियो आइसोटोप जिसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसके अंदर रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट होगा क्योंकि इनिशियली हमने फीडिंग एक्सपेरिमेंट में रेडियो आइसोटोप उसके अंदर इंसर्ट किया था एंड नाउ in our biogenetic study we want to know that whether the radioisotope or radioactivity is present in our isolated metabolite or not। ये डिटेक्ट कर रहे हैं ना हम कि हमारे रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है, जो हमारा मेटाबोलाइट जिसको हमने आइसोलेट किया है उसके अंदर रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, कितनी है। ठीक है, तो इसी को डिटेक्ट हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंटिलेशन काउंटर का जो मेथड है इसमें हम अपना जो ये सॉल्वेंट है इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर हम अपना रेडियो एक्टिव
मटेरियल जो है, जो कि हमारा मेटाबोलाइट है, उसको हम डिज़ोल्व करते हैं, प्लस अपने फ्लोरेसेंट सॉल्यूट को भी डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट सॉल्यूट मतलब जो स्सिंटिलेटर सब्सटेंस है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया जिंक सल्फाइड। सो इसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं, एंड द रेडियोएक्टिव एंड द रेडियो लेबल्ड मेटाबोलाइट इज ऑल्सो डिज़ोल्व्ड इन द स्सिंटिलेशन मीडियम एंड स्पेसिफिक अमाउंट्स आर ट्रांसफर टू द ग्लास वायल। अब आप इसका डायग्राम देखिए, दिस इज़ द ग्लास वायल, ठीक है। ये एक स्सिंटिलेशन काउंटर है, इसमें आप देख सकते हैं ये बीच में जो वेसल आपको दिखाई दे रहा है, छोटी सी ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ वायल, ओके, दिस इज़ अ वायल जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने डाल के रखा है, जिसके अंदर हमारा जो आइसोलेटेड मेटाबोलाइट है वो भी है और हमारा स्सिंटिलेशन मटेरियल भी है, ओके, दोनों इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब ये क्या करेगा, जब हम इसके अंदर इसको डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ये कुछ स्सिंटिलेशंस एमिट करेगा, ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करेगा, और ये ल्यूमिनेसेंस जो है चारों तरफ स्प्रेड होगी, ठीक है। इस ल्यूमिनेसेंस को, इस लाइट एमिशन ऑफ लाइट, जो लाइट एमिट हो रही है यहाँ से, इसको ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स जो हैं, दोनों तरफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये इसको डिटेक्ट करेंगी। दोनों तरफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स प्रेजेंट होने का हमारा केवल यही एक रीज़न है कि जितनी भी लाइट एमिट यहाँ से हो रही है, इस वायल से जितनी भी ल्यूमिनेसेंस क्रिएट हो रही है, जितनी भी ल्यूमिनेसेंस यहाँ पर है, वो सभी जो है, सारी जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए ये इसकी विंडोज़ हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स की, ठीक है, दीज आर द विंडोज़, लाइट सेंसिटिव विंडोज़ होती हैं ये, और ये इस लाइट को इजीली डिटेक्ट करके एब्जॉर्ब करती हैं, ओके। सो दोनों तरफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो सके और डिटेक्ट हो सके। सो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स इसको एब्जॉर्ब करेंगी, डिटेक्ट करेंगी, और फिर इसको ये सेंड कर देंगे इन प्री एम्पलीफायर्स के अंदर, ओके। सो प्री एम्पलीफायर्स में ये हमारी जो लाइट, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है, वो उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, ओके। जो लाइट है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है यहाँ प्री एम्पलीफायर, दोनों तरफ प्री एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, इनमें ट्रेवल करेगी, और प्री एम्पलीफायर्स से फिर ये एम्पलीफायर्स पे जाएगी, ओके। यहाँ एम्पलीफायर, दोनों तरफ एम्पलीफायर्स भी है। एम्पलीफायर में हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो एम्पलीफाई होगा, और यहाँ पर फाइनली आकर ये कॉन्साइड होगा। दोनों तरफ से जो सिग्नल एम्पलीफाई होकर आ रहा है वो यहाँ पर कॉन्साइड होगा, ओके, इट विल कॉन्साइड हेयर, एंड यहाँ पर हमारा जो काउंटर लगा हुआ है, स्सिंटिलेशन जो काउंटर हमारा यहाँ लगा हुआ है, इस काउंटर में वो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ पर कॉन्साइड हुई है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कॉन्साइड हुआ है, वो यहाँ पर काउंटर पर डिटेक्ट होगा और मेजर होगा, ठीक है। तो जितना हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है, मेजर हुआ है, अगेन दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ radioactivity in our substance, okay. So amount of electrical signal detected and measured here in this scintillation counter will correspond to the amount of radioactivity present in our compound, right. So this is about scintillation counter. नेक्स्ट इज ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी भी एक मेथड होता है डिटेक्ट करने के लिए, रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, या रेडियो आइसोटोप्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने कंपाउंड के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड इज एक्चुअली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग the radioactive substance in both the morphological parts and the histological tissues of the plant. अब इसमें, इस मेथड में जो है आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं हम, आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं ये सारे मेथड्स। आइडेंटिफिकेशन तो होगी ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लोकेट भी कर सकते हैं, लोकेशन भी, इसके लोकेशन भी पॉसिबल है कि हम उसको लोकेट कर पाएँ, क्योंकि जो हम यहाँ पर जो पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो है
फुल हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। हिस्टोलॉजिकल टिश्यूज़ का मतलब है कि पर्टिकुलर प्लांट पार्ट्स के जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, टिश्यूज़ को आइसोलेट करके उनको हम यूज़ करते हैं, या जो होल मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स हैं, स्टेम है, रूट है, या सीड का पार्ट है, ठीक है, सीड को डाइसेक्ट करके दैट कैन बी यूज्ड एज अ सेक्शन ऑफ द सीड कैन बी यूज्ड, या लीफ एज अ होल कैन बी यूज्ड, या रूट कैन बी यूज्ड, ठीक है, एनी मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, या उसका कोई कट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई आइसोलेटेड टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करते हुए हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो प्रेजेंट है हमारे मेटाबोलाइट के अंदर उसको हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं। So the radioactive labeled compound under study is placed in contact with a suitable photographic emulsion, that is the X-ray sensitive film like silver bromide. Okay? तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड आपको मालूम है कि जो फोटोग्राफिक इमल्शंस होती हैं उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड जैसे, या सिल्वर, कोई भी सिल्वर हेलाइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, सिल्वर क्लोराइड हो, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, आई मीन सिल्वर सॉल्ट्स हैं, सिल्वर हेलाइड्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है इन द फोटोग्राफिक इमल्शंस, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड जो हमारा अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम प्लेस करेंगे। रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड मतलब जो हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, जो आइसोलेट कर लिया है और हम उसको उसमें डिटेक्ट करना चाहते हैं रेडियो एक्टिविटी को, तो उसको हम प्लेस करते हैं इन कांटेक्ट विद दिस इमल्शन, इस फोटोग्राफिक इमल्शन की कांटेक्ट में रखते हैं। तो जैसे ही हम इसको कांटेक्ट में रखते हैं, क्या होता है कि अगर हमारे कंपाउंड के अंदर, जिस कंपाउंड को हमने लेबल कंपाउंड को हम यूज़ करा है, उस कंपाउंड के अंदर अगर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वो रेडियो आइसोटोप जो है, या वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, वो रेडिएशन एमिट करना शुरू करेगा, और जो वो रेडिएशंस हैं वो इस सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर फॉल होंगी, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर फॉल होंगी, और फॉल होते ही क्या होता है कि जो सिल्वर हेलाइड सब्सटेंस जो इसमें हमारे फोटोग्राफिक इमल्शन में प्रेजेंट है, वो सब्सटेंस जो है इसको सिल्वर हेलाइड को, सिल्वर ब्रोमाइड फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया है, तो इस सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर आयंस में चेंज कर देगा। ओके, इट विल चेंज इट इनटू सिल्वर आयंस। सो और ये सिल्वर आयंस जो हैं फिर आपको ब्लैक स्पॉट्स की फॉर्म में जो है नज़र आएंगे फिल्म के ऊपर, ठीक है। तो इस ब्लैक स्पॉट्स को, ये ब्लैक स्पॉट्स जो हैं जो फिल्म के ऊपर हमको नज़र आएंगे, वो कॉरेस्पॉन्ड करेंगे हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, और उनकी पोजीशन को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो हिस्टोलॉजिकल टिश्यू हमने लिया हुआ है या जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट हमने लिया हुआ है, उसके अंदर जहाँ पर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारा प्रेजेंट है, रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन को डिनोट करेंगे, ठीक है, उसकी पोजीशन बताएंगे। जहाँ पर फिल्म में हमको ब्लैक स्पॉट मिला है, मतलब वहाँ पर जो सिल्वर हेलाइड है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो चुका है, ओके, और ये सिल्वर जो है ब्लैक स्पॉट्स के फॉर्म में हमको दिखाई देगा ऑन द फोटोग्राफिक इमल्शन फिल्म। The autoradiograph obtained after developing the film shows the distribution of radioactive substance in the material under study. So the autoradiograph, इसको जो हमें जो फिल्म मिलती है, जो फोटोग्राफिक फिल्म मिलती है, उसको हम ऑटोरेडियोग्राफ बोलते हैं। एंड दिस ऑटोरेडियोग्राफ जो हमको मिलता है, दैट विल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे टिश्यू के अंदर या हमारे मॉर्फोलॉजिकल पार्ट के अंदर, कहाँ कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेथड होता है फॉर द लोकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन आवर कंपाउंड, इन आवर पर्टिकुलर टिश्यू और इन आवर द मॉर्फोलॉजिकल प्लांट पार्ट विच वी हैव टेकन फॉर स्टडी। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और इसमें भी आपको बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं स्टेबल आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स के लिए हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर
सॉरी दीज डिटेक्टर्स जो हमने अभी पढ़े हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर और गीगर मुलर काउंटर, ये तीनों मेथड्स जो हैं हम रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब रेडियो आइसोटोप्स जो इंट्रोड्यूस हमने किए थे उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं वो स्पेसिफिकली हम स्टेबल आइसोटोप्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। These methods can be used to determine the structure of a natural product and then establish its biogenetic pathway, right? So इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्पेशली द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों मेथड्स को स्पेशली यूज़ किया जाता है बायोजेनेटिक स्टडीज़ में। और इसमें पहले हम डिटर्मिन करते हैं स्ट्रक्चर अपने कंपाउंड का, लेबल्ड कंपाउंड का, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर उसके बाद उसके बायोजेनेटिक पाथवे को इस्टेब्लिश करते हैं। पहले उसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो स्पेशली स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्ट्रक्चर डिटर्मिन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिन करेंगे और उसके बाद उसके बायोजेनेटिक पाथवे को इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, प्लीज़ रिमेंबर द spectroscopic techniques are used specifically for stable isotopes. So stable isotopes like C13, okay, and hydrogen, these in hydrogen और C13 जो isotopes हैं इनको use करते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड में, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको यूज़ किया जाता है और दे कैन बी यूज्ड इन द बायोजेनेटिक स्टडीज़ इन अ सिमिलर वे एज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। C13 और हाइड्रोजन, इनको स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में। देन द यूज़ ऑफ C13 हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द रोल ऑफ एसीटेट इन द पॉलीकीटाइड पाथवे। एसीटेट जो है वो इन्वॉल्व होता है पॉलीकीटाइड पाथवे में। पॉलीकीटाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं जो कि एसीटेट से बनते हैं, एसीटेट के थ्रू बनते हैं। तो एसीटेट का क्या रोल हो सकता है, क्या रोल स्पेसिफिकली होता है पॉलीकीटाइड पाथवे में, उसको डिटरमिन करने के लिए भी हम C13 जो है स्टेबल आइसोटोप को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिटेक्शन मेथड्स. So I think you might have taken into account the radioisotopes, detection of radioisotopes and stable isotopes. As I have told you, radioisotopes are used radioisotopes की डिटेक्शन के लिए जो पिछले 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए, गीगर मुलर काउंटर, लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर एंड ऑटो रेडियोग्राफी, उनको हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी को डिटर्मिन करने के लिए, रेडियो आइसोटोप्स को डिटर्मिन करने के लिए। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं दैट इज़ द NMR एंड मास, ठीक है, मास को भी यूज़ करते हैं। NMR इन्वॉल्व्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है। एटम्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एटम्स की, उसको यूज़ करते हुए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियस जब स्पिन करता है वो एक रेजोनेंस क्रिएट करता है और उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स एज वेल एज देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर, उनका केमिकल एनवायरनमेंट डिटेक्ट कर सकता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसी से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिटर्मिन किया जा सकता है। इसी तरह से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक एनालिटिकल टेक्निक है विच इज़ used to determine an unknown compound by measuring its mass to charge ratio, ठीक है, of the charged particle, ठीक है। एक चार्ज्ड पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल जो है वो चार्ज किया जाता है इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इस चार्ज्ड पार्टिकल के मास टू चार्ज रेशो को मेजर किया जाता है जिसकी हेल्प से उसके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को डिटर्मिन किया जाता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फ्रेगमेंटेशन मेथड को भी डिटर्मिन किया जा सकता है कि किस तरह से उसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है। जो इस मॉलिक्यूल को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस कंपाउंड को हम यूज़ कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसका फ्रेगमेंटेशन किस तरह से हुई है, व्हाट इज़ द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। और जब वो फ्रेगमेंटेशन उसकी होगी तो हम इजीली उसको
डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं. दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प इन डिटर्मिनिंग देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इन एल्यूसिडेटिंग देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स. राइट, तो इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को और उसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिटर्मिन कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न की हेल्प से कि क्या उसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न रहा होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, और उसके मास टू चार्ज रेशो को डिटरमिन करके हम इजीली उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड सो वी कैन इजीली एल्यूसिडेट द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, सो दिस इज the spectroscopic techniques, that is the NMR spectroscopy and mass spectroscopy. Okay. So, these are all the detection techniques. The Geiger-Müller counter, the liquid scintillation counter and the autoradiography, which are used in detection of radioisotopes, and the for detection of radioisotopes, autoradiography specifically is used for locating the radioisotopes, and spectroscopic techniques for detecting stable isotopes. So, this is all in this video. Thank you.